नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर पुरुषोत्तम और मैं लेकर आया हूँ करंट अफेयर्स 29 और 29 जून का। सॉरी, बीच में करंट अफेयर्स नहीं आ पाया क्योंकि तकनीकी समस्या आ गई थी और तकनीक के मामले में थोड़ी जानकारी मेरी कम है, फिर भी धीरे धीरे वृद्धि कर रहा हूँ। तो आइए हम शुरू करते हैं करंट अफेयर्स के पहले क्वेश्चन को। करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है, भारत में वार मेमोरियल कहाँ अवस्थित है? भारत में वार मेमोरियल कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है गोवा, ऑप्शन डी है कोलकाता। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नई दिल्ली। तो भारत में वार मेमोरियल जो है नई दिल्ली में अवस्थित है। और ये वार मेमोरियल जो है 2019 ईस्वी में बनाया गया है और इंडिया गेट के बगल में बनाया गया है और जो हमारे आर्म फोर्सेज हैं उनके सम्मान में ये बनाया गया है। और ये कई भारत ने अब तक अपने पड़ोसी देशों के साथ कई युद्ध किया है। इन युद्धों में आर्म फोर्सेज को सम्मान प्रदान करने के लिए ये वार मेमोरियल बनाया गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, डेनमार्क के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? डेनमार्क के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? ऑप्शन ए है मेट्टे फ्रेडरिक्सन, ऑप्शन बी है एर्ना सोलबर्ग, ऑप्शन सी है बोरिस जॉनसन, ऑप्शन डी है जसिंदा आर्दरेन। इसका आंसर ए हो जाएगा ए, मेट्टे फ्रेडरिक्सन। ये डेनमार्क के प्रधानमंत्री हैं। अब ये प्रासंगिक क्यों है, करंट में क्यों है? इसलिए है कि चूँकि डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेट्टे फ्रेडरिक्सन ने अपनी शादी को 3 बार पोस्टपोन किया है कोरोना के चलते। तो ये प्रासंगिक हो जाता है क्योंकि एक बार न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के बारे में पूछा था, क्योंकि न्यूजीलैंड के महिला प्रधानमंत्री जो थी वो पद पर रहते हुए प्रेग्नेंट हुई थी, इसलिए कमीशन के एग्जाम में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जसिंदा आर्देन को पूछा था, इसलिए ये क्वेश्चन भी प्रासंगिक है। अब ये जो है 3 बार अपने को वेडिंग को सस्पेंड किया है डेनमार्क के प्रधानमंत्री। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? विश्व के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए है समिट, ये जो है यूएस का है। ऑप्शन बी है, उसका नाम है टिन है, ये चीन का है। ऑप्शन सी है फुगाकू, ये जापान का है। ऑप्शन डी है सिएरा, ये यूएसए का है। लेकिन विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जो है उसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ये सुपर कंप्यूटर हाल में चर्चा में है इसलिए कि जापान सरकार ने अपने सुपर कंप्यूटर फुगाकू को कोरोना वायरस की स्प्रेड की जो रेट है उसके और उसके समाधान के उपाय ढूंढने में लगाया है कि कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो हाल में इस वजह से ये चर्चा में है। कोरोना को नियंत्रित और को करने और उसके समस्या के समाधान में इसको जिम्मा दिया गया है फुगाकू को। और ये जो है दिया है कि ये जो है जापान का सुपर कंप्यूटर है जो विश्व का भी सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, वज्रपात ऐप 20 किलोमीटर के परिधि में गिरने वाले ठनका को कितना देर पहले चेतावनी जारी करता है? इसका ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है आपका 20 से 40 मिनट, ऑप्शन बी है ऑप्शन ए है 40 से 45 मिनट, ऑप्शन बी है 30 से 35 मिनट, ऑप्शन सी है 20 से 25 मिनट, ऑप्शन डी है 1 घंटा। इसका आंसर होगा 40 से 45 मिनट। वज्र ऐप जो है 20 किलोमीटर के परिधि में अगर वज्रपात होने वाला होता है तो उसे 40 से 45 मिनट पहले सूचना दे देता है, अलार्म दे देता है और सुरक्षित हो जाते हैं। अब ये है कि ठनका होता कि पता है कि हमें ये जो बादल है ये बादल जो है वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, वाटर जल के सीकर होते हैं। ये जो है जल के सीकर होते हैं। कुछ बादल जो पॉजिटिव आयन के होते हैं, कुछ नेगेटिव आयन के होते हैं। जब ये बादल आपस में आगे बढ़ते हुए टकराते हैं तो इनको थंडरिंग कहते हैं। जब थंडरिंग करते हैं, आपस में टकराते हैं तो इनको क्या बोलते हैं? थंडरिंग। उसमें जो आवाज़ होता है उसको थंडरिंग कहते हैं। और यहाँ पे जब टकराते हैं तो यहाँ पर घर्षण होता है। घर्षण होने के फलस्वरूप चूँकि आयनीकृत होते हैं तो यहाँ पर लाइटनिंग होती है। और ये जो लाइटनिंग होती है
और ये लाइटनिंग क्यों होती है? इसलिए होती है कि चूँकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है, करंट का जन्म होता है, उसी से लाइटनिंग होती है। और ये करंट जो है अपने कंडक्टर की तलाश में ये अर्थ की तरफ मूव करने लगता है, जिसके कारण यहाँ पे जो अर्थ पे जो भी सजीव वस्तुएं होती हैं उनको बहुत हानि पहुँचाता है और आदमी की मृत्यु भी हो जाती है। अभी हाल ही में बिहार, यूपी, झारखंड में 100 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु ठनका या वज्रपात से हुई है। और ये जो है आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा विभिन्न राज्यों में जारी किया गया है। विभिन्न राज्यों जो है अपने स्थानीय वेदर के अनुसार ऐप में कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके अपने इसको जारी किया है, क्योंकि हर राज्य का अपना वेदर कंडीशन अलग होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस देश ने मूर्तियों एवं प्रतिमाओं के तोड़ने पर 10 साल के सज़ा का प्रावधान किया है? 10 साल के सज़ा का प्रावधान किया है। इसका ऑप्शन है ए अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी ब्राज़ील। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हमें पता है कि अमेरिका में अभी अश्वेतों के द्वारा तीव्र आंदोलन शुरू किया गया है और ये आंदोलन जो है का नाम दिया गया है ब्लैक लाइव्स मैटर। और इस आंदोलन में के दौरान कई मूर्तियों और प्रतिमाओं को तोड़ा गया है। तो इसको रोकने के लिए अमेरिका की सरकार द्वारा इन्हें 10 साल के कारावास का प्रावधान किया गया है, ताकि जो मूर्तियाँ तोड़ी जा रही उनको रोका जा सके। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, 6 नंबर जो है वह है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? इसका ऑप्शन है ए 20 जून, ऑप्शन बी 30 जून, ऑप्शन सी 29 मई, ऑप्शन डी 30 मई। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है 30 जून को मनाया जाता है। यह क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो भारत के सबसे बड़े सांख्यिकीविद थे जिनका नाम था पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस जो थे भारत के बहुत बड़े सांख्यिकीविद थे, इनका जन्म जो है 29 जून को हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में स्टैटिस्टिक्स डे जो है 29 जून को मनाया जाता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। चीन में भारत के राजदूत कौन है? चीन में भारत के राजदूत कौन है? ऑप्शन ए है विक्रम मिश्री, ऑप्शन बी है तरनजीत सिंह संधू, ऑप्शन सी है विनय कुमार, ऑप्शन डी है सतवीर सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विक्रम मिश्री। भारत के जो राजदूत हैं विदेशों में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि राजदूत जो है विदेश में ही भारत की सेवा प्रदान करते हैं और देशों के संबंध को मधुर या जो भी संबंध हो उसको स्थापित करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अभी चीन के साथ हमारे संबंध जिस प्रकार से हैं उस संदर्भ में चीन में भारत के राजदूत की प्रासंगिकता बढ़ जाती है। और विक्रम मिश्री साहब ने भारत चीन तनाव के संबंध में कई बार अपने विचार जाहिर किए हैं। तो इसीलिए चीन में भारत के राजदूत को जानना जरूरी है, न कि सभी देशों के राजदूत को जानना। मैं बार बार बोलता हूँ कि अस्थायी नेचर के करंट को ही पढ़ें, अस्थायी नेचर के करंट को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब विक्रम मिश्री ये जो है IFS अधिकारी हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो उच्चायुक्त एवं उच्चायुक्त जो ये सब बनते हैं वो सारे जो है उच्चायुक्त और राजदूत जो भी बनते हैं वो सारे के सारे IFS के अधिकारी होते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है जो बनते हैं वो IFS के अधिकारी ही होते हैं। अब जो है आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। टिड्डियाँ एक दिन में कितनी दूरी तय कर लेती हैं? टिड्डियाँ एक दिन में कितनी दूरी तय कर लेती हैं? ऑप्शन ए है 50 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 100 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 150 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 200 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 150 किलोमीटर। और ये जो है कहा जाता है कि इनकी जो गति होती है वो 100 किलोमीटर से लेकर के 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है, लेकिन अगर एवरेज की बात करें हम तो 150 किलोमीटर होगी। और ये 2000 मीटर की ऊंचाई तक ये जो है अपनी उड़ान को कर सकती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 9, बेइडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम किस देश का है? बेइडू नेविगेशन सैटेलाइट किस देश का सैटेलाइट अरेंजमेंट है? तो इसके सामने जो ऑप्शन है वो ए है। ये हमारा जो ऑप्शन है वो है चीन। बी जो है उसका नाम है श्रीलंका। सी उसका नाम इंडोनेशिया। डी है वो है भारत। तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। चीन जो है बेइडू नेविगेशन सैटेलाइट जो है वो चीन का है, और चीन ने अभी हाल ही में इस सैटेलाइट को अपने नेविगेशन के लिए जारी किया है। और जो भारत का जो नेविगेशन सैटेलाइट है उसका नाम है नाविक। उसका नाम है नाविक। जो यूएसए का है उसको हम लोग जो उसको बोलते हैं जीपीएस। उसको बोलते हैं जीपीएस। जो यूरोपीय यूनियन का है उसको हम लोग बोलते हैं गैलीलियो। और भारत का तो नाविक हो ही गया। इसके बाद जो रसिया का है उसका नाम है ग्लोनास। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वह है चेस कोरोना अभियान कहाँ शुरू किया गया है? चेस कोरोना अभियान कहाँ शुरू किया गया है? इसमें ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है दिल्ली एनसीआर, ऑप्शन डी है ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है बिहार। इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में चेस कोरोना अभियान शुरू किया गया है, और ये अभियान जो है कोरोना को हराने के लिए या कोरोना से मुक्ति प्राप्त करने के लिए जारी किया गया है। और इस अभियान को धीरे धीरे अन्य राज्यों में भी शुरू करने का कोशिश किया जा रहा है। तो ये था करंट, जो बीच में व्यवधान हो गया था दोस्तों, उसके लिए सॉरी। थैंक यू दोस्तों। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।